सो आज हम बात करेंगे जावा सर्वलेट की। बिफोर actually proceeding with Java servlet, you have to understand about the Java applications. So as I already told you that servlet comes under the web application. If you want to make the web application through the Java, then servlet is there. Servlet, uh, but I want to first confirm that for which kind of application servlet is needed. So I have to describe about the web application. As you know, the servlet is going or servlet is used for the web application. So which type of web application? There are two type of web applications. यहाँ पे अभी आपको पता होगा कि जो सर्वलेट है ना, ये दो टाइप, ये वेब एप्लीकेशन में काम आता है। तो वही वेब एप्लीकेशन में काम आता है, तो किस टाइप की वेब एप्लीकेशन में काम आता है? यहाँ पे दो टाइप की वेब एप्लीकेशन होती है। फर्स्ट स्टैटिक वेब, ठीक, और जो दूसरी होती है द सेकेंड वन इज डायनेमिक वेब। डायनेमिक वेब, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्टैटिक वेब और डायनेमिक वेब में क्या डिफरेंस है। What are the difference between static web and dynamic web? Can anyone tell? कोई नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, तो हम बात करेंगे दोनों वेब की। इसमें से जो वेब हम ले लेंगे, ये के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ से फिर से लिख दे रहा हूँ, सर्वलेट हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ा दूँ जिससे आप लोग को दिखाई दे। हाँ, और सर्वलेट को समझने के लिए यहाँ पे हम समझ रहे हैं वेब एप्लीकेशंस। तो वेब एप्लीकेशंस को हम लोग समझेंगे। वेब एप्लीकेशन में जो सबसे पहले हम समझ रहे हैं दैट इज स्टैटिक वेब, और उसके बाद समझेंगे डायनेमिक वेब। तो इन दोनों को समझाने के लिए कि क्या होती है स्टैटिक वेब और क्या होती है डायनेमिक वेब, कहाँ सर्वलेट का हम यूज करते हैं, तो समझो। सपोज ये है आपका क्लाइंट। ये कौन है? क्लाइंट। और ये है मान लो सर्वर, ठीक। सर्वर के पास एक डायरेक्टरी होती है। ये सर्वर का स्पेस समझ लो कि सर्वर के पास क्या है, एक स्पेस है। ये सर्वर के पास स्पेस है। इसके अंदर बेसिकली क्या क्या रखे होते हैं? इसके अंदर रखे होते हैं सर्वर के वेब कंपोनेंट। वेब कंपोनेंट ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि बेसिकली एक्चुअल में क्या यूज होगा सर्वलेट का। तो ये क्या है? इसे कहते हैं वेब कंटेनर। ये जो है सर्वर का स्पेस, बेसिकली ये वेब कंटेनर कहलाता है, ठीक। इसके अंदर वेब कंपोनेंट रखे होते हैं। वेब कंपोनेंट जैसे HTML के पेज रखे होते हैं सर्वर पे। ये हम वेब सर्वर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अभी ETC में लिख दे रहा हूँ, ये समझाऊंगा बाद में और क्या होता है यहाँ पे। तो ये है आपका वेब सर्वर। वेब सर्वर में जब आप रिक्वेस्ट मेड करते हो किसी वेबसाइट की, तो ये सर्वर पे आती है। यहाँ आपने रिक्वेस्ट मेड की, रिक्वेस्ट जब सर्वर के पास जाती है, सर्वर वेब कंटेनर में ढूंढता है वो पर्टिकुलर चीज। अगर वो वेब कंटेनर के अंदर मिल गई, तो सर्वर वेब कंटेनर से उठा के उस चीज को क्लाइंट तक पहुंचा देता है। इसे कहते हैं रिस्पॉन्स मॉडल, ठीक है जी। ये मॉडलिंग चलती है, इस तरीके से काम चलता है क्लाइंट और सर्वर पे। इस काम को जो मैं बताने जा रहा हूं उससे कोरिलेट अगर आपको करना है, तो आपको समझना पड़ेगा इसके आगे की कहानी क्या होती है। तो दिस इज द बेसिकली क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल where your applications used to work।
whether it's a static application or it's a dynamic application. So now we will explain ki what will happen in the case of a static web application and what is happen in the case of dynamic application. देखो ऐसा समझो कि the applications, इस पे हालांकि बहुत बड़ा लेक्चर होता है लेकिन फिर भी मैं बहुत शॉर्ट समझा रहा हूँ आपको कि वेब एप्लीकेशन को अगर आपको समझना है ये क्लाइंट एप्लीकेशन को, तो क्लाइंट में समझो कि दी एप्लीकेशंस which executes at client side used client side used to known as client applications. ठीक है जी. The applications which execute at client sites used to known as client application. For example, जैसे HTML कहाँ रन होता है आके? First, HTML comes at the client side, then it will execute. जब कोई HTML का पेज है, समझ रहे हो आप लोग? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. सपोज ये HTML का पेज है, आपने रिक्वेस्ट की, ये HTML के पेज यहां से आया, क्लाइंट साइड पे आया, तो पहले यहाँ HTML आके लोड होगा. ये जो HTML है आपका, ये पहले क्लाइंट पे आके लोड होता है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा. तो फर्स्ट HTML यूज्ड टू लोड्स एट क्लाइंट साइड, आफ्टर दैट इट विल एग्जीक्यूट. तो ये किस टाइप की एप्लीकेशन हुई? क्लाइंट साइड एप्लीकेशन. तो जो भी एप्लीकेशन क्लाइंट पे आती है, लोड होती है, उसके बाद एग्जीक्यूट होती है, तो ये क्या कहलाती है? क्लाइंट एप्लीकेशन. ऐसे ही HTML के अलावा तो जो क्लाइंट एप्लीकेशन हो गई वो हो गई HTML. ऐसे ही होती है जावा स्क्रिप्ट. कुछ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग्स होती हैं. यहाँ पे अगर मैं करेक्ट वर्ड यूज करूं तो लिखूंगा क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग. बेसिकली स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग्स होती हैं, इन्हें कहते हैं क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग. फॉर एग्जांपल लाइक जावा स्क्रिप्ट. तो ये जो जावा स्क्रिप्ट है, इसे क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग क्यों कहा जाता है? देखो, जैसे HTML एग्जीक्यूट हुई है क्लाइंट साइड पे, ऐसे ही ये दोनों जो होती है ना, चाहे HTML हो या ये जावा स्क्रिप्ट हो, ये कहाँ रखी होती है? वेब कंटेनर में. तो जब ये रिक्वेस्ट भेजी जाती है एक्सेस करने के लिए, तो कई बार क्या होता है, HTML के साथ मर्ज होके जावा स्क्रिप्ट भी आ जाती है. कई बार क्या होता है, एक अलग फाइल की फॉर्म में आती है. Either JavaScript loads at the client side as the merging file of HTML or as a separate file, but it is used to loads at client side first. लेकिन होता क्या है बेसिकली, ये जो HTML और JavaScript हैं, ये पहले क्लाइंट साइड पे आके यहाँ पे लोड होते हैं. ये दोनों JavaScript या HTML ये कहाँ लोड होती है? क्लाइंट साइड पे. तो जो भी एप्लीकेशन क्लाइंट साइड पे आती है और फिर एग्जीक्यूट होती है, वो क्या कहलाती है? क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस. और ऐसी वेबसाइट जो HTML प्लस जावा स्क्रिप्ट, देखो जो वेबसाइट सिर्फ HTML से बनी होती है वो कहलाती है स्टैटिक वेबसाइट. The website which is made by only HTML is used to know the static website. उसके साथ साथ अगर आपकी वेबसाइट में if your website have the combination of HTML plus JavaScript or any other scripting programming language, scripting program, कौन सी scripting? Client side scripting, client साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम. तो ये जो आपकी ये जो कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड DHTML.
HTML। देखो यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट दो पार्ट में डिवाइड हुई है। हेलो, यहाँ पे वेबसाइट दो पार्ट में डिवाइड हुई है स्टैटिक। पहली वेबसाइट जो सिर्फ HTML से मिलके बनी है, तो ये क्या कहलाती है? स्टैटिक वेबसाइट। और अगर आपकी वेबसाइट में HTML प्लस क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग दोनों है, तो भी ये स्टैटिक वेबसाइट कहलाएगी। ये फर्स्ट केस है इसका स्टैटिक का, और ये स्टैटिक का सेकंड केस है। तो फर्स्ट केस जो है स्टैटिक का, वो कहलाता है दोनों ही स्टैटिक वेब विद स्टैटिक कंटेंट। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट विद स्टैटिक कंटेंट, पहला वाला। जो दूसरा केस है आपका, स्टैटिक में ही दो केस होते हैं, स्टैटिक वेब विद स्टैटिक कंटेंट, और दूसरा था स्टैटिक वेब विद डायनामिक कंटेंट। क्योंकि आपको देखो, HTML अगर सिर्फ HTML से मिलके बनी है साइट, तो वो कहलाएगी प्योर स्टैटिक, इसे कहते हैं स्टैटिक वेब विद स्टैटिक कंटेंट। और अगर HTML के साथ आपने इसको स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लिखी है, तो ये कहलाती है डायनेमिक HTML, जिसे कहते हैं स्टैटिक वेब विद डायनेमिक कंटेंट। ओवरऑल ये है क्या? स्टैटिक एप्लीकेशन। तो स्टैटिक एप्लीकेशन क्लियर हो गया क्या कहलाती है? हेलो, Yes, sir. so now I think this is clear that if you कि आपकी जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं और जो वेबसाइट्स होती हैं, ये दो टाइप की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स। कौन कौन सी? पहली होती है आपकी स्टैटिक वेबसाइट्स, और दूसरी होती हैं आपकी डायनेमिक वेबसाइट्स। तो अभी हम लोग ने डायनेमिक वेबसाइट के बारे में नहीं सीखा, अभी सिर्फ ये सीखा है कि स्टैटिक वेबसाइट फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है, स्टैटिक वेब विद स्टैटिक कंटेंट, स्टैटिक वेबसाइट विद स्टैटिक कंटेंट। यानी अगर आपकी वेबसाइट सिर्फ HTML में बनी है, तो वो कहलाएगी स्टैटिक वेब विद स्टैटिक कंटेंट। और अगर आपकी वेबसाइट डायनेमिक कंटेंट के साथ बनी है, यानी स्टैटिक वेब विद डायनेमिक कंटेंट्स, ठीक, तो ये वेबसाइट कहलाती है डायनेमिक कंटेंट आता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से, कंटेंट्स यूजिंग scripting client side scripting programming language using client side scripting programming language। ठीक है, अगर आपकी कोई वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट डायनेमिक कंटेंट है, स्टैटिक वेबसाइट डायनेमिक कंटेंट, ठीक, और डायनेमिक कंटेंट कैसे आया? यूजिंग क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे बहुत सिंप्लीफाई में समझ लो कि अगर कोई वेबसाइट HTML से मिलके बनी है, प्लस उसमें अगर जावा स्क्रिप्ट के कंटेंट्स भी हैं या किसी दूसरी स्क्रिप्ट के कंटेंट भी हैं, तो ये बनती है आपकी HTML। यानी HTML को आपने क्या बना दिया है? डायनेमिक। ठीक है, लेकिन ये कहलाएगी क्या? स्टैटिक वेबसाइट। तो दोनों पार्ट किसके होते हैं? स्टैटिक वेबसाइट के। Static website with static content known HTML, static website with dynamic content known DHTML। तो क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो डायनेमिक वेबसाइट है ये क्या होती है? ये क्वेश्चन आया। स्टैटिक क्लियर हो गई? Yes, sir. अब डायनेमिक की बात करें। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायनेमिक वेबसाइट। देखो, डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, यहाँ पे दोबारा मैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बना दे रहा हूँ। ये आपका क्लाइंट हो गया, ये आपका सर्वर हो गया, ये आपका वेब कंटेनर हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका डेटाबेस।
मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया आपका क्लाइंट, ये हो गया आपका सर्वर, ये हो गया आपका वेब कंटेनर, और ये हो गया आपका डेटाबेस। अब देखो इस वाले फिगर में, देखो नीचे वाले में, यहाँ पे अगर मैं लेयर की बात करूं तो यहाँ पे लेयर है फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर, ठीक। और अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ क्लाइंट फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर थे। देयर इज नो डेटाबेस, यहाँ कोई डेटाबेस नहीं था, ठीक है जी, नो डेटाबेस इज देयर। ये था आपका स्टैटिक का केस। अभी मैंने क्या कर दिया है, इसमें डेटाबेस लगा दिया। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर जाता है वेब कंटेनर के पास, वेब कंटेनर इज द प्लेस विच यूज टू कंटेन्स द, ये माइक किसका है वो बंद कर लो भाई। वेब कंटेनर एक ऐसा प्लेस है जो अपने अंदर प्रोग्राम्स कंटेन करता है। वो कौन कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं, जैसे ऊपर मैंने बताया HTML इधर हो सकता है, HTML से बने पेज, .js इधर हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट, .css इधर हो सकता है, CSS, और ठीक है इस तरीके की। और साथ ही साथ जो मेन डिफरेंस वाली चीज है यहाँ यूज होती है, द मेन थिंग, यहाँ हम यूज करते हैं सर्वर प्रोग्रामिंग, सर्वर प्रोग्रामिंग। तो ये जो आपका स्पेशल केस हुआ, यहाँ यूज करते हैं हम सर्वर प्रोग्रामिंग को। ये एक्स्ट्रा हुई पिछली जो हमने ऊपर वाली लेयर देखी। तो अब देखो ये सर्वर प्रोग्रामिंग क्या करती है, क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, सर्वर वेब कंटेनर को कॉल करता है, यहाँ या तो HTML को कॉल करेगा या JS को कॉल करेगा, जावास्क्रिप्ट को, या सर्वर प्रोग्रामिंग को कॉल करेगा। और सर्वर प्रोग्रामिंग जो है वो इस डेटाबेस में, डेटाबेस और वेब कंटेनर के बीच में काम करती है, ये काम करती है, ठीक है। तो सर्वर प्रोग्रामिंग कहाँ काम करेगी, वेब कंटेनर और डेटाबेस के बीच में। और अगर आपको थोड़ा और आसान समझना है तो ऐसा समझ लो, सर्वर के और डेटाबेस के बीच में जो लेयर काम करती है वो होती है आपकी सर्वर प्रोग्रामिंग। अभी मैं थोड़ा और समझाऊंगी इसे आपको। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। देखो यहाँ चीज समझना, अगर मैं बात करूं आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, क्या डिफरेंस है दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, बताओ। ब्रेन तो सर एक बॉडी पार्ट है, पर माइंड वो है जिससे हम सोचते हैं। ये बताया था मैंने आपको, देखो ब्रेन है स्टोरेज, वेरी नाइस सचिन, और ये जो ब्रेन माइंड है ना, ये एक तरीके का प्रोग्राम है यस जो वर्क करता है बिटवीन किसमें, ह्यूमन और ब्रेन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये ह्यूमन है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये इसका ब्रेन है, आपको समझाने के लिए मान लो ये ब्रेन है, यस ठीक, ये ब्रेन है, और ये मान के चलो ये ह्यूमन है, ठीक। तो ये जो आपका ब्रेन, ब्रेन क्या है, स्टोरेज, सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी हुई है, ब्रेन के अंदर, ब्रेन सारी इन्फो यहाँ पड़ी हुई है। तो ये एक तरीका क्या हुआ, डेटाबेस हुआ, ब्रेन क्या हुआ, डेटाबेस है आपका। यस सर। अच्छा, अब ये आप हो, आप अपने आप को मान लो थोड़ी देर के लिए सर्वर, ठीक है सर, वो कनेक्ट करता है वो आप सर्वर माइंड हो गए, दोनों को। ठीक है, आप सर्वर हो गए, और आपका ये जो ब्रेन है ये डेटाबेस हो गया। अब इन यस दोनों के सर। बीच में ये जो काम करता है ये होता है माइंड। यस सर। इन दोनों के बीच में जो काम करेगा ये काम करता है माइंड। तो माइंड माइंड वर्क्स बिटवीन
the human and the brain. brain. ये चीज समझ आ गई? Yes, sir. हाँ, तो ये जो माइंड है, माइंड बेसिकली क्या है? माइंड, Server program. हाँ, एक तरीके का सर्वर प्रोग्रामिंग है ये माइंड, जो वर्क करती है डेटाबेस के बीच में और सर्वर के बीच में। ठीक है जी, Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, yes, sir. तो ये क्लियर हो गया आपको। अब बात करेंगे कि यहाँ से डायनेमिक वेबसाइट का क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन, ठीक है, ऑफ डायनेमिक वेबसाइट विद विद दिस स्ट्रक्चर। तो अभी जैसे मैंने बताया, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, सर्वर जो है वेब कंटेनर में जाता है, और वेब कंटेनर में क्या होते हैं? सर्वर के प्रोग्राम, सर्वर के प्रोग्राम डेटाबेस में जाते हैं, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन सर्वर प्रोग्राम को मिलती है, और ये सर्वर प्रोग्राम सर्वर को ट्रांसफर करता है, और सर्वर इसे क्लाइंट को वापस ट्रांसफर कर देता है। तो ये 3 लेयर आर्किटेक्चर हो गया। दिस इज बेसिकली 3 लेयर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे अगर आपको डायनेमिक एप्लीकेशन समझनी है, अभी मैं एक दो लोगों को मीटिंग रूम में भेजने वाला हूँ। अगर ये डायनेमिक वेब एप्लीकेशन समझनी है तो ऐसा समझ लो कि अगर if you have a combination, if you have a combination, अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है किसका? HTML प्लस सर्वर, सर्वर प्रोग्राम कह लो, प्लस डेटाबेस। अगर आपके पास कॉम्बिनेशन है किसका? HTML का, सर्वर प्रोग्राम का प्लस डेटाबेस का, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, दोनों एक ही चीज है, HTML हो या DHTML भी हो सकता है। इसके साथ HTML, रुको मैं इसे कलर चेंज कर दूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। अगर आपके पास HTML, DHTML, सर्वर प्रोग्राम प्लस डेटाबेस का कलेक्शन है, तो ये कहलाती है हमारी डायनेमिक। दिस इज कॉल्ड डायनामिक वेब एप्लीकेशंस या फिर डायनेमिक वेबसाइट। दिस इज बेसिकली डायनेमिक वेबसाइट्स। क्लियर हुआ? yes, अभी देखो, Yes. ऊपर से कंपेयर करो। व्हाट इज स्टैटिक वेबसाइट? Static website either made by HTML or DHTML. This is basically a pure static site. A static website either can made by HTML or DHTML. But if you have a server programming, with HTML or a DHTML, that if you have a database, then you can say that your website is dynamic web application. ये कौन कर रहा है भाई? ये किसने खींच दिया इस पे? मैं परमिशन ब्लॉक कर दूंगा बेटा। कहीं पूछना हो तो मेरे से पूछो, ये स्क्रीन मेरी खराब नहीं करो। तो होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट। तो वंस अगेन आप में से कोई आंसर दे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट। Aris, do you able to give the answer? Yes. Then please, what is the difference between a static website and dynamic website? Okay. A static website has composed either of the HTML or DHTML only, while the dynamic websites have the combination of both HTML, server programming, and a database. Yes, exactly. This is correct. Clear है? तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है? HTML के साथ सर्वर प्रोग्रामिंग और डेटाबेस का हमने कॉम्बिनेशन बना दिया, तो ये हो गई हमारी सर्वर प्रोग्रामिंग। एक चीज ध्यान रखना, मैंने पहले कहा था कि द एप्लीकेशंस which execute at client side used to known as client applications। जो भी एप्लीकेशंस, जो भी प्रोग्राम
क्लाइंट पे आने के बाद एग्जीक्यूट होता है वो क्लाइंट साइड एप्लीकेशन कहलाता है। लेकिन जो सर्वर के कंपोनेंट होते हैं, सर्वर के प्रोग्राम होते हैं, दे विल नेवर कम्स एट द क्लाइंट साइड। ये जो सर्वर प्रोग्राम है ये क्लाइंट साइड पे कभी नहीं आता है, इट ऑलवेज एग्जीक्यूट एट सर्वर साइड। हाँ, इसलिए इसे सर्वर प्रोग्रामिंग कहते हैं। सो फॉर मेकिंग सर्वर प्रोग्रामिंग, फर्स्ट Java is the first language who introduced the server programming language technique in the form of, सबसे पहले जावा ने जो अप्लाई किया वो किया बेसिकली एप्लेट, लेकिन एप्लेट को बहुत ज़्यादा इसमें यूज नहीं किया, फिर उसने बनाया सर्वलेट। तो यू कैन से सर्वलेट इज अ वेरी फर्स्ट फुल फ्लैश टेक्निक विच इज यूज्ड एज अ सर्वर प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ, तो if you want to learn the servlet means you want to learn the dynamic web applications. So Java have the servlet technology. With the help of servlet technology, we used to develop the server side programming and can achieve the dynamic web application status. सर इसमें एप्लेट और इसमें सर्वलेट में डिफरेंस क्या है? किसमें? एप्लेट और सर्वलेट। अभी देखो एप्लेट क्या है ना, एप्लेट एक फुल फ्लैश सर्वर का प्रोग्राम नहीं था, वो सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट जरूर हो जाता है, बट बहुत सारे आपको सर्वर साइड पे प्रोग्राम्स बनाने होते हैं। बेसिकली आप जब डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो इसका ऑब्जेक्टिव दूसरा था। पहले स्टैटिक वेबसाइट होती थी, तो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना पूरा बिजनेस सर्वर पे लेके जाना है। वी वांट टू वर्क ऑनलाइन, we want to provide our all these services through electronic mode। जैसे बैंक है, बैंक ने कहा नहीं, हमें अपनी पूरी सर्विस ऑनलाइन लेके जानी है ना। तो बहुत सारे बिजनेस लॉजिक वहां पे थे, तो सारे बिजनेस लॉजिक को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना इज नॉट पॉसिबल बाय दी सर्वलेट, क्योंकि बहुत सारे डेटाबेस के उसमें काम करने पड़ते थे। हाँ, तो एप्लेट में, एप्लेट के लिए ये, एप्लेट के थ्रू ये पॉसिबल नहीं था, तो जावा ने बेसिकली एप्लेट को टेस्ट करने के लिए बनाया था। So the first program which is ever tested as a server programming, that was applet, and it is known as tinny program। तो सबसे पहले जावा ने इसे बोला था tinny program, कि ये tinny program है। तो applet ने ही बेसिकली जावा को एक स्टैम्प बदलाई थी कि जावा is now can we work as a server side programming technique। लेकिन फुल फ्लैश टेक्नोलॉजी जावा ने बनाई थी सर्वलेट के थ्रू। तो विद द हेल्प ऑफ सर्वलेट यू कैन implement all the business logic in terms of code। तो आप पूरा का पूरा बिजनेस, पूरा का पूरा एंटरप्राइज आप ऑनलाइन ले जा सकते हो, सारे बिजनेस लॉजिक को आप कोड कर सकते हो, डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रॉपर कर सकते हो, कई टायर में से प्रोग्राम को डिवाइड करके बना सकते हो, प्रोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट आर्किटेक्चर दिया, बाद में बहुत सारी चीजें आई, जावा ने एनहांस किया, जेएसपी को भी लेके आए, फिर रिसोर्स फ्रेमवर्क आया, हैबरनेट आया, तो बहुत सारा इसमें एनहांसमेंट हो गया। तो सर्वलेट फुल फ्लैश टेक्नोलॉजी है जो यूज होती है एज अ सर्वर प्रोग्राम। क्लियर हो गया? तो अगर हमें HTML तो आपको आती है, मान के चल रहा हूं, तो अगर आपको HTML आती है और अगर आप सर्वलेट सीख जाओ, साथ में डेटाबेस सीख जाओ, तो आप सीख जाओगे कि डायनेमिक वेब एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक पूरा होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सर्वलेट। ये दो टॉपिक पूरे हुए आपके। पहले Yes, sir. स्टैटिक वेबसाइट, what is dynamic website, and what is the purpose of तीन। ठीक है, तीन क्वेश्चन पूरे हो गए आपके। अब बात करते हैं हाउ वी कैन मेक द सर्वलेट एंड व्हाट इज एग्जैक्टली सर्वलेट इज। तो ये उम्मीद करता हूं तीनों टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे। Yes, sir. ठीक है बेटा? हाँ, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि सर्वलेट कैसे बनाते हैं, कैसे हम सर्वलेट की प्रोग्रामिंग करते हैं, और
वास्तव में सर्वलेट बेसिकली कहते किसे हैं, ये क्लियर हो गया?